बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कल्ब हैदर है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप लोगों को मुस्तकिल मेरे इस चैनल पे अपडेट्स मिलती रहती होंगी, नए लेक्चर्स मिलते रहते होंगे, नई रिसर्च जो आ रही है उसके अपडेटेड टॉपिक्स मिलते रहते होंगे। आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे मिलता रहता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपने सवालात इस पर करते हैं। और मैं आज हम वो सेशन भी करेंगे कि इसके आपके सवालात का जवाब भी दें। अच्छा, हमारा एक सीरीज़ चल रही थी शिज़ोफ्रेनिया की, जिस तरह मुख्तलिफ और सीरीज़ हमारी चल रही हैं, हम साथ लेके सब चल रहे हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया में हमने सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ी थी, फिर हमने ICD-10 का क्राइटेरिया पढ़ा था कि कैसे शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करेंगे ICD-10 से। तो वो आप लोग की काफ़ी माशाल्लाह उस पर प्रैक्टिस हो गई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वो ये है कि हम क्लिनिकल सेटिंग में जब OPD में पेशेंट को देखते हैं या हम उसको इन पेशेंट एडमिट करते हैं तो अब उसको कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करें और कौन सी दवा रखी जाए, क्या रखी जाए। कोई क्या सवाल पूछता है, कोई क्या सवाल पूछता है, क्लोज़ापाइन कब देनी है, ओलेंजापिन कब देनी है भाई, हेलोपेरिडोल कब देनी है, ट्राइफ्लोफिनाजिन कब देना है भाई, डेपो कब लगाना है, ये सारी बातें। तो आज हम शुरू करते हैं एक ट्रीटमेंट एल्गोरिथम शिज़ोफ्रेनिया का। ये मॉर्सले प्रिस्क्राइब गाइडलाइन है जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं। इसमें इंटरनेशनली यही रेफ़र होती है, पूरी दुनिया में यही गाइडलाइन चलती है और ये इन्होंने नाइस से अख़ज़ की गई होती है। नाइस का इसमें रेफरेंसेस होते हैं और जो रिसर्चेज़ आ रही हैं, जो कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मेटा एनालिसिस होते हैं, उन सब के रेफरेंसेस से ये मिला के बनाई गई है। तो ये इसका जवाब है कि हम मॉर्सले प्रिस्क्राइब गाइडलाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया का फर्स्ट एपिसोड है। आप क्लिनिक में बैठे हैं या आप वार्ड में हैं, आपने डायग्नोस किया पेशेंट को, पहली दफ़ा वो आपके पास आया है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एग्री करेंगे ऑन चॉइस ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पेशेंट से या कैरियर या उसका जो कैरियर है उससे। अमूमन पेशेंट तो नहीं उस वक्त इस कंडीशन में होता कि आपके साथ डिस्कस कर सके पोर्स एंड कॉन्स मेडिकेशंस के ट्रीटमेंट के, लेकिन आप उसका जो कैरियर है उससे ज़रूर ये डिस्कस कर लेंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, हेल्थ स्टेटस पेशेंट का कैसा है। वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं स्टार्ट करने से पहले, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे। हम कौन सी दवा स्टार्ट कर रहे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, ये सारी चीज़ें हम उससे डिस्कस करेंगे। फिर पॉसिबली अब ये कहा जाता है, पहले तो इस तरह होता था फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट की जाती थी, अब ये कहते हैं मॉर्सले रिकमेंड करता है कि आप जो है वो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक से स्टार्ट करें। आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक से आप स्टार्ट करें और उसको मेडिकेशन स्टार्ट कराएं। फिर आप उसको हल्के हल्के टाइट्रेट करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, उसकी सिम्टम्स देखें कितनी इम्प्रूवमेंट आती है और हल्के हल्के फिर डोज़ को हम टाइट्रेट करेंगे। अब इसमें ये हम फॉलो करते हैं कि जी जो मिनिमम इफ़ेक्टिव डोज़ है वहाँ से, फ़र्ज़ कीजिए कि आप ओलेंजापिन स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 मिलीग्राम से करेंगे, और अगर आप रिस्प्रीडोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी 2 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रेटजी हैं, हर एक का मिनिमम डोज़ है वो आप डिस्कस करेंगे। कोटायपिन स्टार्ट कर रहे हैं 25 से करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ें हैं ये सारी। वो इसी में रेफरेंस रेंज भी मौजूद है, आप इसी के चैप्टर में वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी मौजूद है। तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होनी चाहिए। रफली मैंने आपको 3 ड्रग्स की बता दी जो मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम वीकली उनका डोज़ बढ़ाएंगे, 3 दिन बाद भी डोज़ बढ़ा सकते हैं, 4 दिन बाद भी डोज़ बढ़ा सकते हैं, वीकली भी हम डोज़ बढ़ा सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि मिनिमम इफ़ेक्टिव डोज़ जो है ना उस पे पेशेंट को रखें, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू उसके थेरेपेटिक रिस्पांस कैसा आ रहा है, वो दवा को टॉलरेट कैसे कर रहा है, उसके हिसाब से हम जो है वो दवा को फिर आगे करें, कम करें, बढ़ाएं, ठीक है। ये पूरी असेसमेंट हम 2 से 3 हफ्ते पर हमारी जारी रहेगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, पेशेंट ने टॉलरेट कर लिया दवा को। अब बहुत सारी दवाओं के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो जैसे पहले मैंने कहा वो आप डिस्कस करेंगे उससे, और आपको वो पता होने बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉमन मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे वेट गेन हो गया, कार्डिक साइड इफ़ेक्ट हो गए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो गए। सबसे कॉमन जो सबके साथ है, और कुछ ड्रग्स ज़्यादा कराती हैं, कुछ बहुत कम कराती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा करा देती हैं, वो है एक्स्ट्रा पैरामेडल सिम्टम्स। ये सबसे जो फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि वो पैरामेडल साइड इफ़ेक्ट्स, एक्स्ट्रा पैरामेडल साइड इफ़ेक्ट्स कराती हैं, इसीलिए हम उन्हें कम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और सेकंड जनरेशन की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, फिर कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन भी वो करा देती हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ये नहीं कराती। अब जब आपने एक पेशेंट को दवा स्टार्ट करा दी, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, 2-3-4 दिन बाद आप डोज़ भी उसका बढ़ा रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते आपने ऑब्ज़र्व कर लिया। अब 3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। एक तो ये होगा कि भाई
ज़बरदस्त, दवा इफ़ेक्टिव है, दवा काम कर रही है, मरीज़ ठीक हो रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे इस्टेब्लिश अफेक्टिव डोज पे। जो आपने डोज़ उसका इस्टेब्लिश किया है, इफ़ेक्टिव है, 4 मिलीग्राम, फ़र्ज़ कीजिए रिस्पीडोन है 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, जो भी उसका हुआ है। और अगर आप उसकी छुट्टी करने लगेंगे पेशेंट की, आपके पास एडमिट है, आप छुट्टी कर रहे हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग पे कोशिश करेंगे कि हम चले जाएं, उससे डिस्कस करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग पे उसको लाएं और फिर उसको डिस्चार्ज करें। इससे पहले अगर आप ओपीडी में असिस्ट कर रहे हैं फर्स्ट एपिसोड वाले को, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको असिस्ट करें, उसको बताएं अहमियत कि वो दवा कंटिन्यूसली लेता रहे, जो डोज उसने लिया है वो कंटिन्यू करे वो। अब वो मुख्तलिफ है, कोई 2 साल तक भी करते हैं, कोई 1 साल तक भी करते हैं, लेकिन मिनिमम 1 ईयर लाजमी है उस दवा का कंटिन्यू करना। ठीक है, इसी तरह से ये कि अगर आपके वार्ड में है, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको, तो आप लॉन्ग एक्टिंग पे उसे डिस्चार्ज कर देंगे। इसी तरह से थोड़ा सा ये है कि अगर वो अफेक्ट नहीं आ रहा, उसका नो अफेक्ट है, आपने दवा दी, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे ड्रग एंड फॉलो द अबव प्रोसेस। वही वापस आप ऊपर वाले पे चले जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसीलिए स्क्रीन पे कैमरा इसीलिए रखा है कि आप लोगों को फ्रीक्वेंटली दिखाता रहूँ, नहीं तो मैं जब सामने बैठ के बताता था तो उसमें ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा ना। अब हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, ऊपर वाले से करेंगे, दोबारा यहाँ से करेंगे और उसको फिर 2 से 3 हफ्ते जो है वो दोबारा ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर वो दवा अफेक्ट नहीं करती, फिर भी नहीं करती, तो अब हम क्लोज़ापाइन पे जाएंगे। ठीक है, अगर वो फिर भी दवा अफेक्ट नहीं करती, तो 2 दवाओं का हमने ट्रायल ले लिया, अब हम क्लोज़ापाइन पे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक ट्रायल फर्स्ट जनरेशन का होना ज़रूरी है, एक ट्रायल आप फर्स्ट जनरेशन का ज़रूर करें, उसके बाद आप जो है वो क्लोज़ापाइन पे जाएं। लेकिन आप 2 सेकेंड जनरेशन की भी 2 अलग अलग ड्रग्स के ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि एक ट्रायल आपने ओलेंजापिन का लिया हो, क्योंकि ओलेंजापिन काफ़ी सुपीरियर रही है। वो हम आगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ कि आपके जहन में ये सारी बातें रहें, आप भूल ना जाएँ इन बातों को, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्ज़ाम के हवाले से भी इनकी इंपॉर्टेंस है। क्लिनिकल आपका जो क्लिनिकल रोटेशन है, क्लिनिकल पोस्टिंग है, आपकी अपनी ओपीडी है, उन सब जगह इसकी बहुत। अब एक पेशेंट ऐसा है जिसने टॉलरेट नहीं किया और पुअर मेडिकेशन एडहेरेंस रही, अब आप क्या करेंगे कि एक तो उससे डिस्कस करेंगे क्या वजह रही दवा ना लेने की, पुअर उसकी जो एडहेरेंस थी वो क्यों रही, या टॉलरेट वो क्यों नहीं कर पाया, जो उसके फैक्टर्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके फैक्टर्स को ओवरकम करें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ठीक है, और फिर हम ये करेंगे कि उसको लॉन्ग एक्टिंग पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो उससे डिस्कस करेंगे कि अगर पुअर एडहेरेंस है, वो दवा खाना छोड़ देता है, उसको दवा लेना मसला होता है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई कि कोशिश करेंगे कि उसको लॉन्ग एक्टिंग डेपो इंजेक्शन पे रख दें, ताकि वो कंटिन्यूस दवा उसके अंदर है। लॉन्ग एक्टिंग का ये कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ थोड़ा सा ये वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है लोग को। अब लॉन्ग एक्टिंग हम डेपो इंजेक्शन उससे कहते हैं बेसिकली, जिसका असर 15 दिन तक रहता है। वो हम एक दफ़ा लगा देते हैं और 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक उसका असर रहता है। वो ऑयली प्रिपरेशन होती है और हल्की हल्की रिलीज़ होती रहती है। अच्छा, अब आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही कि जैसे हमने 2 से 3 हफ्ते उसको ऑब्ज़र्व किया, जो रिस्पॉन्स है वो 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा यही चांस है कि अगर इसके बाद नहीं आया तो बहुत मुश्किल है रिस्पॉन्स आना। ठीक है, तो वैसे तो ये है कि थोड़ा सा रिस्पांस आए तो हम 10 हफ्ते तक भी थोड़ा सा देख सकते हैं ट्रीटमेंट को। थोड़ा रिस्पांस अगर आ जाए तो हम 10 हफ्ते तक भी वेट कर सकते हैं, जो तकरीबन 2.5 महीना होता है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते लगा लें तो 2 महीना हो गया, और अगर 4 हफ्ते लगा लिया आपने तो 2.5 महीना हो गया। तकरीबन 60 डेज़ हम उसको और देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत रिस्पांस आ गया है। लेकिन ये रिस्पांस आप कैसे जज करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, ये आप स्केल्स पे करेंगे भाई रिस्पांस जज। ठीक है, जैसे ब्रीफ साइकोटिक रेटिंग स्केल है, पेंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम स्केल शिज़ोफ्रेनिया के, उन पे आप जज करेंगे। ऐसे ही नहीं कह देंगे कि बस रिस्पांस आ गया। ठीक है, इसी तरह हम रिलैप्स का देखेंगे, अगर कोई रिलैप्स करता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग एक्टिंग डेपो पे चले जाएँ। ठीक है, और फिर इसी तरह क्लोज़ापाइन का है कि जैसे मैंने आपको बताया 2 आपने एंटीसाइकोटिक ली और वो दोनों इफेक्टिव नहीं रही, तो आप क्लोज़ापाइन पे जाएंगे। रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए क्लोज़ापाइन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी दवा है। अगर आप देर से स्टार्ट करेंगे तो वही बात है, फिर रिस्पॉन्स पुअर आएगा, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसा पेशेंट आया है जिसने रिलैप्स किया है और दोबारा उसको हो गया है। अब आप ये कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सोशल और साइकोलॉजिकल क्या
प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से उसने रिलैप्स किया है, उसको आप एप्रोप्रिएट सपोर्ट देंगे, थेरेपी देंगे, और जो ड्रग उसने पहले ली थी जो इफ़ेक्टिव थी वही आप स्टार्ट करेंगे। एक्यूट उसमें आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कोई सेडेटिंग ऐड कर दें शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आप 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप कोई सेडेटिव ऐड कर दें साथ में, वो आपको एक्यूट सेरिब्रेशन में सपोर्ट करेगी उस वक्त। या आप देखें कि अगर वो ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, साइड इफ़ेक्ट्स का प्रॉब्लम है, तो आप किसी डिफरेंट ड्रग पे भी स्विच कर सकते हैं, वो अप्रोप्रिएटली आप उससे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो है इसमें जो है जो ड्रग की चॉइस आपने सब डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसमें पिछले वाले में जो फर्स्ट एपिसोड थी तो हमने 2 से 3 हफ्ते असेस किया था उसको, ठीक है, उसमें असेसमेंट पीरियड शॉर्ट था। लेकिन जब सेकंड टाइम उसको हुआ है, दोबारा हुआ है, तो असेसमेंट पीरियड हमारे पास लॉन्ग है, 6 to 1 वीक का है असेसमेंट। 6 से 8 हफ्ता आप तकरीबन उसको 1.5 से 2 महीना ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर नहीं आता तो ठीक है, अगर रिस्पांस नहीं आया, आपने स्विच भी किया ड्रग को, रिस्पांस नहीं आया, तो अब आप क्लोज़ापाइन पे चले जाएंगे, और ये बहुत अच्छी दवा है क्लोज़ापाइन। फर्स्ट जनरेशन ड्रग में भी स्लाइटली लेस इफेक्टिव दैन, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो लेस इफेक्टिव है सेकेंड जनरेशन से, लेकिन सेकेंड लाइन यूज़ के लिए ये भी रिज़र्व्ड है, और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। हमने इस्तेमाल किए हैं, हम यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि मूवमेंट डिसऑर्डर करा देती है। मूवमेंट डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया, एक्स्ट्रा पायरामाइडल सिम्टम्स, पार्टिकुलरली टायराइड डिस्काइनेसिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ये ट्रेमर्स करा देती है, लिंगुअल डिस्काइनेसिया करा देती है। तो ये इस तरह की मूवमेंट्स आ जाती हैं जो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम बनती है पेशेंट के लिए, और वो एडहेरेंस को इशू करता है, हमारे साथ इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कि वैसे ये बहुत अच्छी दवाएं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, अगर पहले कोई ट्रीटमेंट फेल्यूर है और आप क्लोज़ापाइन पे जाना चाहते हैं, उससे पहले आपको ओलेंजापिन का ज़रूर ट्राई लेना चाहिए। ओलेंजापिन सुपीरियर है। वैसे तो ये कहते हैं कि ओलेंजापिन और रिस्पिरिडोन में से कोई एक ड्रग चूज़ करें आप, और उसको स्टार्ट करें ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लोज़ापाइन पे स्विच करना चाहते हैं, उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो है वो डेपो का एक ट्रायल आप ज़रूर लें, और प्लाज्मा लेवल मॉनिटरिंग करते रहें उसकी, ताकि एडहेरेंस जो है वो आपका हो जाए कि नॉन एडहेरेंस की वजह से हो सकता है ड्रग का रिस्पांस ना आ रहा और हम क्लोज़ापाइन पे चले जाएं, फिर नॉन एडहेरेंस और ज़्यादा प्रॉब्लम करे। तो इससे बेहतर है कि हम पहले डेपो का ट्रायल ले लें, ताकि हमें बात क्लियर हो जाए कि ये नॉन एडहेरेंस की वजह से है या नहीं है। जो भी ये बात क्लियर हो जाए, उसके बाद हम क्लोज़ापाइन पे जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मल्टीपल एपिसोड्स हैं तो फिर आपको क्लोज़ापाइन पे ही जाना चाहिए, बार बार उसे होता है और वो चला जाता है। तो क्लोज़ापाइन जो है वो बहुत अच्छी दवा है, ओलेंजापिन, लेकिन उससे पहले ओलेंजापिन का एक ट्रायल ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एडहेरेंस का, जब एडहेरेंस डाउटफुल हो। मतलब उसमें तो ये हुआ कि जी सेकंड एपिसोड हुआ, या वो टॉलरेट नहीं कर पाया दवा को, या उसके एडहेरेंस नहीं थी, तो प्रॉब्लम हुआ, हमारे पास आया। अब एक है एडहेरेंस डाउटफुल है, मतलब हमें पता नहीं है कि वो एडहेरेंस है उसकी कि नहीं है। तो इसमें ट्रीटमेंट एल्गोरिथम इसी तरह है कि वो भूल गया है कि क्या एडहेरेंस है उसकी या नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है उसको याद करने में। तो आप उससे डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग एक्टिंग, हम क्यों ना लॉन्ग एक्टिंग शुरू कराएं उसके या उसके अटेंडेंट से, और उसको आप 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद मॉनिटर करते रहेंगे। वो आप उससे डिस्कस करेंगे इंजेक्शन कैसे लगाना है, कब लगाना है, और अगर इंजेक्शन लगाने से EPS डेवलप होते हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं तो किस तरह प्रोसाइक्लिडिन और दूसरी दवाएँ आप स्टार्ट कराएंगे। फिर उसके साथ फिर सिर्फ इंजेक्शन काफ़ी नहीं होगा, उसके साथ कोई एक आधी दवा उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए हमें ख़ासतौर पे मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए स्टार्ट करानी है। अब लैक ऑफ इंसाइट है तो आप डिस्कस करेंगे पेशेंट से, उसके अटेंडेंट से क्या करना चाहिए, और यहाँ भी आप कंसीडर यही करेंगे कि आप लॉन्ग एक्टिंग डेपो इंजेक्शन पे ही चले जाएं, क्योंकि इंसाइट है नहीं और वो दवा कंटिन्यू नहीं लेगा। अगर पुअर टॉलरेंस की बात आ रही है तो हम ऐसी एंटीसाइकोटिक की तरफ जाएंगे जहाँ साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल जिसका लो हो और चेंज हो, फेवरेबल हो, जो पुरानी वाली एंटीसाइकोटिक है उसके मुकाबले में कम हो, ताकि वो इजीली इसको लेके चल सके। जैसे अमूमन मोस्ट कॉमनली हमारे पास और आपके पास भी आते होंगे, वेट गेन का ज़्यादा इशू आता है कि जी वेट बढ़ गया और ये हो गया, यूँ हो गया, मोटे हो गए, जल्दी से वेट बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा कोई कॉन्शियस है तो ग्लूकोज लेवल, या बाल झड़ने लगे तो हमारे तो ये हो रहा है, या मूवमेंट डिसऑर्डर या कॉग्निटिव डिक्लाइन, इस दवा से तो हम सोते रहते हैं। इस तरह की बातें उमूमन लोग करते हैं, तो वहाँ हम ये कर सकते हैं। अगर ये वजह है उसके नॉन एडहेरेंस की, तो हम दवा यहाँ चेंज कर सकते हैं और चेंज की तरफ जाएंगे, या हम मॉनिटरिंग पे भी रख सकते हैं इसको
कि किसी की ज़िम्मेदारी लगा दें कि भाई दवा देना जो है वो मॉनिटर करे, किस तरह से ये दवा लेता है नहीं लेता है, ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग कम। अच्छा, यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये इसीलिए वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई इस इम्पॉर्टेंट चीज़ की वजह से कि मैं एक ही गो में आपसे सारे शिज़ोफ्रेनिया का इशू डिस्कस कर लूँ ट्रीटमेंट का। अच्छा देखिए, अगर कोई न्यूली डायग्नोज होता है शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट, तो आप उसको पहले ओरल मेडिकेशन से ऑफ़र करेंगे, सीबीडी ऑफ़र करेंगे, फैमिली इंटरवेंशन ऑफ़र करेंगे जहाँ ये प्रोवाइड है, जहाँ होती है वहाँ। ऐसा पता चले जी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सीबीडी होती नहीं, आपने उसको सीबीडी ऑफ़र करके घर रवाना कर दिया कि चलें जी आप तो सीबीडी कराएं। अब भाई जहाँ बैठे हैं वहाँ सीबीडी नहीं होती, तो आपको मेडिकेशंस की तरफ जाना है, एंटीसाइकोटिक की तरफ जाना है। आपने असेस किया है, बीपीआरएस पे पेंस पे स्कोर हाई आ रहा है उसका, तो आप उसको दवा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें उससे डिस्कस कर लेंगे कि जी एक्स्ट्रा पैरामिनल साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, इसके कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे सबसे मुश्किल, सबसे प्रॉब्लमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मैं ये कार्डिक साइड इफ़ेक्ट। इस तरह मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट हैं, हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये आप उनसे डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके लिए आपने ये करना है, अपने करीबी फिजिशियन से रब्ता करना है, हमारे पास आ जाना है, या जो आप जिस तरह उसको जिस इलाके का हुआ है उसके हिसाब से आप उसको ये चीज़ें बताएंगे। लेकिन जब आप दवा स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे बहुत अहम चीज़ ये है कि आप उसका वेट करें, वहाँ उसका वेस्ट सरकमफ्रेंस लें, उसकी कमर कितनी है, पल्स और ब्लड प्रेशर उसका कितना है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना है, HbA1c ज़रूर कराएं, ब्लड लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं, प्रोलैक्टिन लेवल ज़रूर उसका देखें कितना है। ये चीज़ें मॉनिटर करना, पहले दवा से शुरू कराने से पहले नोट करना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट डिसऑर्डर की असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी उसकी पूछनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उसका एक ECG हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि कोई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो नहीं है, कोई हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई उसकी पर्सनल हिस्ट्री तो नहीं है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, ठीक है, या पहले कभी वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से पहले तो किसी कार्डिक इदारे में या कहीं मेडिकल इमरजेंसी में एडमिट तो नहीं हुआ। ये सारी बातें जानना पेशेंट से बहुत ज़रूरी हैं जब आप पहली दफ़ा किसी को एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करा रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसमें कोई सवालात हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। इस पे भी और बहुत सारी डिस्कशन ट्रीटमेंट पे बाकी है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बायोलॉजिकल करते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल उसे कहते हैं, बायोलॉजिकल करते हैं, सोशल करते हैं और साइकोलॉजिकल करते हैं। तो बायो साइको सोशल मॉडल वो कहलाता है। तो आज हमने सिर्फ बायोलॉजिकल मॉडल डिस्कस किया है, क्योंकि ये OPD में और वार्ड्स में हमें फॉलो करना पड़ता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। तो आज ये डिस्कस हो गया कि स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद भी हम इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे वीकली, ये चीज़ें कैसी हैं उसकी। जैसे हीमोग्लोबिन 1AC है, ये तो वीकली मॉनिटर करना ज़रूरी नहीं है, तो 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद आप मॉनिटर करेंगे। प्रोलैक्टिन भी है, लिपिड प्रोफाइल भी इसी तरह से है। लेकिन ये मूवमेंट डिसऑर्डर और वेट, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये तो पल्स ब्लड प्रेशर तो डेली की मॉनिटरिंग है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आप जल्दी मॉनिटर कर सकते हैं। वेट आप वीकली मॉनिटर कर सकते हैं। वेस्ट सरकमफ्रेंस भी आप वीकली या 15 डेज़ या मंथली मॉनिटर कर सकते हैं। फिज़िकल स्टेटस भी उसका आप मॉनिटर करते हैं। ECG आपको पहले दवा शुरू कराने से पहले और दवा शुरू कराने के बाद बहुत ज़रूरी है कराना ECG और उसको मॉनिटर करना। थैंक यू।